I, Dr. Seema Tandon, on behalf of RRDC team, welcome Dr. Aradhana and all the participants who have taken out time to come together for this session on shock. And I would like also to thank Dr. Aradhana for taking out time for this session. Over to you, Dr. Aradhana. ये शॉक किसी भी पेशेंट को हो सकता है. हमारी पेशेंट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्यूर्वेरियम दे आर मोर प्रोन टू क्योंकि शॉक मास में होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हीमोडायनामिक चेंजेस होते हैं जो ब्लड लॉस का असेसमेंट प्रॉपर जैसे हम नहीं कर सकते. उनमें वॉल्यूम बढ़ जाता है, हीमोडाइल्यूशन होता है, ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है एंड देयरफॉर जो शॉक का इफेक्ट है वो थोड़ा डिलेड आता है. तो इसमें हम लोग एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हम लोग शॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको टाइप्स ऑफ शॉक कितने तरीके के हो सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड हाइपोवोलेमिक, 4 प्रकार के बेसिकली शॉक के 4 प्रकार के होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का मतलब ये हुआ कि पेरिफेरल वैसोडायलेटेशन हो गया ड्यू टू सम इंसल्ट, चाहे वो इन्फेक्शन हो जनरलाइज्ड या न्यूरोजेनिक ऑटोनोमिक फेलियर हो या एनाफाइलैक्टिक शॉक हो या किसी एंडोक्राइन कंडीशन की वजह से हो, जैसे मिक्सिडिमा हो, एडिसोनियन क्राइसिस हो. इन सब की वजह से बेसिक पैथोलॉजी ये है कि पेरिफेरल वैस्कुलेचर का डायलेटेशन हो गया, पूरा ब्लड पेरिफेरल वैस्कुलेचर में चला गया, ड्रेन हो गया और हमारा कार्डियक प्रीलोड कम हो गया. प्रीलोड मतलब कि कार्डियक हार्ट को जो ब्लड जा रहा है टोटल वही कम हो गया एंड देयरफॉर कार्डियक आउटपुट भी कम हो गया. जब कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को जो ब्लड मिलना चाहिए वो परफ्यूजन हैम्पर्ड हो गया. तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक. ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का रीजन कॉज क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन इज सेप्टिक शॉक, जो हम लोग ऑब्स के केसेस में भी बहुत देखते हैं. ऑब्स्टेटिक सेप्सिस में पेशेंट अक्सर आती है सेप्टिक शॉक में. अब सेप्टिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक, एंडोक्राइन शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड SIRS दैट इज सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम, ये सब एम्बोलिज्म इन्फेक्शन की वजह से होता है. ये सारे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव, इनका बेसिक पैथोलॉजी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक. अदर इज कार्डियोजेनिक शॉक. कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब ये हुआ कि हार्ट में कोई ऐसी पैथोलॉजी है जिसकी वजह से वो हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है एंड प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं हो रहा है टू परफ्यूज ऑल द वाइटल ऑर्गन्स. ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, एक्स्ट्रा कार्डियक कॉज लीडिंग टू डिक्रीज लेफ्ट कार्डियक आउटपुट. कुछ हार्ट में तो हार्ट तो सही है लेकिन हार्ट के बाहर कुछ ऐसी ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, जैसे लंग्स में पल्मोनरी हाइपरटेंशन है या कार्डियक टैम्पोनार्ड है या रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है. इन सबों की वजह से हार्ट इज नॉट एबल टू गिव आउट प्रॉपर आउटपुट. तो कार्डियक आउटपुट दोनों में डिक्रीज हो गया, रिजल्टिंग परफ्यूजन टू वाइटल ऑर्गन्स वो भी कम हो गया. एंड नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे ऑब्स्टेटिक केसेस में है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है. वो भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हेमरेज की वजह से होते हैं, एक्यूट ब्लड लॉस जो हम लोग अक्सर देखते हैं, या नॉन हेमरेजिक हो सकते हैं. नॉन हेमरेजिक में अदर फ्लूइड लॉसेस फ्रॉम बॉडी लाइक डायरिया है, वोमिटिंग है, इसकी वजह से भी एक्यूट कंडीशन में. तो ओवरऑल देयर इज वॉल्यूम लॉस, तो इसको कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. तो शॉक 4 प्रकार के हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड हाइपोवॉल्यूमिक. हम लोगों का मेन फोकस डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि सेप्टिक शॉक एंड हाइपोवॉल्यूमिक यानी कि हेमरेजिक शॉक में रहेगा. हम लोग अपने पेशेंट्स को, ऑब्स्टेटिक पेशेंट को, ऑल दो शॉक के असेसमेंट के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन प्रेगनेंसी का हीमोडायनामिक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन से अलग होता है, इसलिए वो अप्लाई नहीं करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में. प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा फेवरेबली एप्लीकेबल है शॉक इंडेक्स. नॉन प्रेग्नेंट के लिए अपाची एंड और भी सोफा स्कोरिंग सिस्टम भी है. तो ये सब नॉन प्रेग्नेंट में ज्यादा एप्लीकेबल है. हमारे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए शॉक इंडेक्स इजी है, लो रिसोर्स सेटिंग में हम बहुत इजीली इसको यूज कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेशेंट शॉक में है. इसके लिए क्या है कि रेशियो ऑफ पल्स टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पेशेंट का पल्स लिया, पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नापा, उसका रेशियो निकाला.
दिस इज वेरी यूजफुल अर्ली मार्कर ऑफ शॉक इन लो रिसोर्स सेटिंग, क्योंकि इतना तो हम किसी भी सेटिंग में कर सकते हैं। अब इसमें कैटेगराइज करते हैं, अगर ये रेशियो पल्स टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 0.9 से कम है तो हम लोग इसको नॉर्मल मानते हैं। अगर ये 0.9 से ज्यादा है तो रेफरल टू टर्शियरी सेंटर हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज फेवरेबल। अगर 1.4 से ज्यादा है तो इंटरवेंशन एट टर्शियरी सेंटर पे आ गया, लेकिन 1.4 से ज्यादा है तो उसको सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल, उसको करना है। मोर देन 1.7 है तो देयर इज हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि जिस भी पेशेंट, हर पेशेंट की शॉक को इस तरह से हर फाइल पे कैटेगराइज कर सकते हैं और इनिशियली ही उसकी प्रोग्नोसिस एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेशेंट, उसकी प्रोग्नोसिस डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं टू बी ऑन सेफर साइड। इससे हम लोग खुद भी सेफ रहेंगे कि हमें पेशेंट रिसीव ही इस शॉक इंडेक्स के साथ किया। अब व्हाट टू डू, अब हम शॉक की पेशेंट को हमने रिसीव कर लिया, उसका असेसमेंट एंड उसका रिससिटेशन, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। वी कॉल फॉर हेल्प एंड देन वी शेक द पेशेंट एंड वी ट्राई टू टॉक टू द पेशेंट। पेशेंट को जोर जोर से हिलाते हैं एंड वी आस्क क्या नाम है, क्या नाम है ना। इस प्रोसीजर को हम लोग 2 बार रिपीट करते हैं। इससे क्या पता चलता है, पेशेंट अपना अगर नाम बताता है, इफ द पेशेंट इज एबल टू वोकलाइज, इसका मतलब उसके लंग्स से उस इतनी कैपेसिटी है कि उसके वोकल कॉर्ड्स को वो मूव कर सकता है। इसका मतलब उसका रेस्पिरेटरी रिजर्व वोकलाइज करने के लिए एडिक्वेट है। सिर्फ उस पेशेंट को हम इंड्यूस करते हैं नाम बताने के लिए तो वो इतना कुछ हमें बता सकता है। अगर हम उससे और भी पूछते हैं तुम कहाँ हो, डेट बताओ, मंथ बताओ, तो हमें ये पता चलता है वेदर द पेशेंट इज अलर्ट, हमारी बातों को समझ रहा है कि नहीं। अनओरिएंटेड, कहाँ है, क्या डेट है, क्या प्लेस है, उसको समझ आ रहा है। अलर्ट एंड ओरिएंटेड, इसका मतलब उसका कार्डियक आउटपुट भी इतना है कि ब्रेन का परफ्यूजन को एडिक्वेटली मेंटेन कर रहा है। तो सिर्फ हम पेशेंट को टैप करके, उससे टॉक करके ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रिजर्व एडिक्वेट है या नहीं। पेशेंट अलर्ट है, ओरिएंटेड है, इसका मतलब उसका ब्रेन परफ्यूजन भी एडिक्वेट है, कार्डियक आउटपुट एडिक्वेट है। नाउ 3 काम करते हैं हम लोग। इतना प्राइमरी असेसमेंट करने के बाद 3 काम करते हैं, लुक, लिसन एंड फील। लुक, देखते क्या है हम लोग पेशेंट को साइड से। सबसे पहले पेशेंट जब जमीन पर लेटा है तो हम लोग नील डाउन बिसाइड द पेशेंट, हम लोग घुटने के बल उसके साइड में बैठ जाते हैं। जो चेस्ट एक्सपेंशन, रेस्पिरेशन, अगर मतलब रेस्पिरेशन है पेशेंट को, कलर देखते हैं, स्किन कलर, लिप्स कलर की साइनोस तो नहीं है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैलर, पेल पैलर देखते हैं, बहुत ज्यादा एक्सैंग्विनेटेड है, एक्ट्रस है या साइनोसिस है। अगर पेशेंट ब्लू है, इसका मतलब बहुत लेट फेज ऑफ शॉक में है, हो सकता है रिवर्सिबल फेज में हो। सबसे पहला पॉइंट लुक, देन लिसन, सुनते क्या है हम लोग। ब्रीदिंग साउंड सुनते हैं, पेशेंट रेस्पायर कर रहा है, जो ब्रीथ साउंड आ रहे हैं, क्या उसमें कोई साउंड है, स्ट्राइडर, गगलिंग, स्नोरिंग, इस तरह के साउंड्स हैं। ये साउंड हमें ये बताता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड विद समथिंग, या तो सिक्रीशंस हैं बहुत ज्यादा भरे हुए, या कोई फॉरेन बॉडी हो सकता है। तो हम लोगों को सबसे पहला जो काम करना होता है, ABCDE, आई एम कमिंग टू दैट, कि वो करने के लिए एयरवे उसका सबसे पहले पेटेंट होना चाहिए। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन उसमें है इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन और फॉरेन बॉडी, उसको रिमूव करना है सबसे पहले। देन फील, फील क्या करते हैं, तुरंत 2 फिंगर कैरोटिड आर्टरी पे प्लेस करते हैं टू फील द पल्सेशन। तो हमें 2 चीजों का पता चल गया, पेशेंट रेस्पायर कर रहा है कि नहीं, पेशेंट के पल्सेशन है कि नहीं। तो अब हमारे पास 2 कंडीशन है, लुक, लिसन एंड फील। इतना 10 मिनट 10 सेकंड लगना चाहिए हमें, इट शुड नॉट टेक मोर देन 10 सेकंड्स। 10 सेकंड में हमने इन तीनों चीज का असेसमेंट कर लिया और इन्फरेंस निकाल लिया कि पेशेंट इज रेस्पायरिंग, पेशेंट हैज पल्स कि नहीं है। 2 कंडीशंस हैं कि हम पेशेंट में कोई पल्स और रेस्पिरेशन नहीं है। अगर पेशेंट में कोई पल्स, कोई रेस्पिरेशन नहीं है तो तुरंत पेशेंट का CPR पर शुरू कर देना है। CPR कैसे करते हैं इसको हम लोग लास्ट में वीडियो के थ्रू देखेंगे। दो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, शॉक में जो भी चीजें हैं वो हैंड्स ऑन डिमॉन्स्ट्रेट करने के लायक ही हैं, लेकिन फिर भी आई ट्राइड माय बेस्ट। आई हैव एडेड सो मेनी वीडियोस इन योर स्लाइड्स, इसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने लगाए हैं 4-5 जिसके थ्रू ये एक्सप्लेन किया जा सके।
तो इनिशियल असेसमेंट करने के बाद हमने देखा कि पेशेंट को पल्स और रेस्पिरेशन नहीं है, तो हमने तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर पेशेंट को पल्स और रेस्पिरेशन है लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस मेंटेन करने के लायक नहीं है, पेशेंट इज अनकॉन्शियस एंड इन शॉक, तब हम लोग प्रोसीड करेंगे एज पर ABCDE। ABCDE प्राइमरी असेसमेंट के स्टेप्स हैं, लेकिन ये प्राइमरी असेसमेंट एंड रिससिटेशन शुड गो साइड बाय साइड, ये दोनों एक साथ होंगे। सबसे पहले हम लोग ए असेसमेंट करते हैं, एयरवे। ए इज फॉर एयरवे। अब अगर हमें एयरवे में कोई भी सिक्रेशंस या कोई आवाज आ रही है तो वैक्यूम सक्शन टू क्लियर द सिक्रेशंस फ्रॉम माउथ। अगर फॉरेन बॉडी दिख रहा है उसका चिन से प्रेस करके ओपन करेंगे माउथ और देखेंगे उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी है, उसको रिमूव करेंगे। अब एयरवे ओपन करने के लिए दो मेथड है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। एक मेथड है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और दूसरा मेथड है जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट मेथड हम लोग तब करते हैं जब पेशेंट को हम नेक या स्पाइन में ट्रॉमा सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में हम लोग हेड टिल्ट नहीं करेंगे, पेशेंट का हेड नॉर्मल पोजीशन में स्टेबलाइज करके रखेंगे। वी विल नॉट लाइक टू टिल्ट हर और हिज हेड। तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट कैसे किया जाता है अभी इसको वीडियो के थ्रू देखेंगे। से हम लोग एयरवे ओपन करेंगे पेशेंट का। एयरवे ओपन करके हमने देख लिया कोई फॉरेन बॉडी है, रिमूव कर लिया और ओरोफेरिंजियल एयरवे उस इंसर्ट करेंगे। ओरोफेरिंजियल एयरवे इंसर्ट कर देने से, प्लेस कर देने से एयरवे पेटेंसी मेंटेन हो जाती है एंड रिलैक्स हो गए हैं, किसी भी मसल्स में टोन नहीं है, तो टंग में भी टोन नहीं है। इट फॉल्स लूजली एंड हैंग्स ऑन द पोस्टीरियर फेरिंग्स, तो वो फेरिंग्स को बंद कर देता है फॉल बैक करके टंग, तो उसको पोजीशन में ले आते हैं और एयरवे पेटेंसी मेंटेन करते हैं थ्रू एन ओरोफेरिंजियल एयरवे। अगर ओरोफेरिंजियल एयरवे हमारे पास नहीं है, इट्स वेरी सिंपल टू अप्लाई, लेकिन फिर भी अगर नहीं है हमारे रिसोर्स में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पेशेंट को रेस्क्यू पोजीशन में लिटा देंगे। रेस्क्यू पोजीशन क्या है, लैटरल पोजीशन, हेड उसका डाउनवर्ड कर देंगे एंड लेग को फ्लेक्स कर देंगे टुवर्ड्स एब्डोमेन 90 डिग्री। फिर उसके बाद ऑक्सीजन थ्रू बैग थ्रू मास्क, हाई फ्लो ऑक्सीजन एट द रेट ऑफ 15 लीटर पर मिनट स्टार्ट करेंगे। एंड अगर पेशेंट इस पे रेस्पॉन्ड कर रहा है या पेशेंट को लग रहा है कि हमें एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आईसीयू पर्सन को कॉल करेंगे या पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे विद एयरवे एंड मास्क, ओरोफेरिंजियल एयरवे एंड मास्क। ये वीडियोस हम लास्ट में दिखाएंगे। नेक्स्ट असेसमेंट हम करते हैं आफ्टर असेसिंग ए, एयरवे को कर लिया, उसके बाद ब्रीदिंग। बी, ब्रीदिंग में हम क्या देखते हैं कि वेदर द पेशेंट इज ब्रीदिंग और नॉट। उसके लिए चेस्ट एक्सपेंशन हमने पहले देख लिया। चेस्ट एक्सपेंशन देखते समय हम लोग उसकी नेक में जेबीपी भी देख ले। जेबीपी अगर रेज्ड है इसका मतलब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में है पेशेंट। ब्रीथ नॉइज, परकशन नोट, परकस करके देख लिया चेस्ट को, ऑस्कल्टेशन कर लिया कि एयर एंट्री हो रही है या नहीं। एयर एंट्री, ब्रीथ साउंड्स अगर दोनों साइड में नॉर्मली ऑडिबल हैं, वेसिकुलर ब्रीथ साउंड, इसका मतलब एयर एंट्री हो रही है। एंड एडेड साउंड लाइक क्रेप्स एंड ब्रोंकाई हैं कि नहीं, क्रेप्स हैं तो फाइन क्रेप्स हैं कि कोर्स क्रेप्स हैं। देन ट्रैकिया असेस करें वेदर इट इज सेंट्रली प्लेस्ड और डिस्प्लेस्ड, ट्रैकिया सेंट्रली प्लेस्ड है या नहीं। रेस्पिरेटरी रेट, अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी रेट अगर 20 से नीचे नॉर्मल है, अगर 20 से ज्यादा है तो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये शो करता है इज अ मार्कर ऑफ टिश्यू हाइपोक्सिया। टैकिपनिया शो करता है कि टिश्यू हाइपोक्सिया हो रहा है, हो चुका है, इसलिए ये बहुत ही एक वाइटल साइन है। SpO2, तुरंत किसी ने पल्स ऑक्सीमीटर लगा दिया, एक देयर आर सो मेनी हेल्पर्स, और उसको हम लोग तुरंत एक को पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के लिए डायरेक्ट करेंगे। नॉर्मली इट शुड शो, नॉर्मल पेशेंट का SpO2 96% से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू सर्कुलेशन, दैट इज सी। अब सी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट का हैंड होल्ड करेंगे और देखेंगे कोल्ड एंड क्लैमी है या वार्म है। अगर कोल्ड एंड क्लैमी है इसका मतलब पेरिफेरल सर्कुलेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तब इस and peripheral vasoconstriction has taken place. Capillary refill, ये भी पेरिफेरल परफ्यूजन देखने के लिए ही करते हैं, जिसको भी कैसे करते हैं उसको हम लोग लास्ट में वीडियो से देखेंगे। ये नॉर्मली 2 to 5 सेकेंड होना चाहिए, किसी भी नॉर्मल पर्सन का कैपिलरी रीफिल टाइम जो होता है वो 2 to 5 सेकेंड्स होता है। अगर ये 5 सेकेंड से ज्यादा है इसका मतलब पेरिफेरल परफ्यूजन इज वेरी पुअर। देन हम लोग देखते हैं पल्स, नॉर्मली 100 से कम होना चाहिए इवन प्रेग्नेंट वुमेन में, एंड रेगुलर शुड बी रेगुलर। Blood pressure, systolic blood pressure should be more than 90 mm mercury
नॉन प्रेग्नेंट्स में मोर देन 100 मिलीमीटर मर्क्यूरी। 2 वाइट बोर कैन्यूला तुरंत हम लोग लगाएंगे। वाइट बोर कैन्यूला जो होते हैं वो 14G या 16G, प्रेफरेबली 14G। ब्लड सैंपलिंग, अब कैनुलेशन के बाद हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं ब्लड सैंपल फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। इन केस ऑफ हेमोरेजिक शॉक हम लोग ब्लड अरेंज कराने के लिए तुरंत भेज देते हैं। देन सबसे उसके बाद हम लोग फ्लूइड चैलेंज देते हैं। फ्लूइड चैलेंज में इन ऑल द केसेस ऑफ शॉक सबसे पहले फ्लूइड चैलेंज देंगे। व्हाइट बोर कैन्युला इसलिए लगाते हैं कि एनफ फ्लूइड हम लोग उसमें इंफ्यूज कर सकते हैं kg विदिन फर्स्ट आवर। 1 घंटे के अंदर हमें 10 to 20 ml पर kg फ्लूइड दे देना है। एंड फ्लूइड में कौन सा देना है? नो कोलॉइड, क्रिस्टलॉइड्स आर प्रेफरेबल। क्रिस्टलॉइड्स में क्या है? नॉर्मल सेलाइन है या रिंगर लैक्टेट है। ओनली क्रिस्टलॉइड्स आर प्रेफर्ड एंड गिवन। तो इसमें हम लोग 10 to 20 ml पर kg का क्या मतलब हुआ? अगर 50 किलो का है तो 1000 यानी 1 लीटर तो हमको 1 घंटे में ट्रांसफ्यूज कर ही देना है। और क्या करना है? क्रिस्टलॉइड्स, रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सेलाइन। अगर इससे पेशेंट के वाइटल्स रिज्यूम नहीं होते हैं, पल्स एंड बीपी अप टू मार्क नहीं आते, तो हम फ्लूइड चैलेंज को रिपीट करते हैं। अगर उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ तब ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि पेशेंट का शॉक का रीजन क्या है? सेप्टिक शॉक है या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। जिससे अगर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, पेरिफेरल वैसोडाइलेटेशन है एंड सारा ब्लड पेरिफेरी में चला जा रहा है, जो वॉल्यूम दे रहे हैं वो पेरिफेरी में जा रहा है, तो इसका मतलब हमें वैसोप्रेसर की जरूरत है, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्टर्स की जरूरत है। तो नेक्स्ट स्टेप तब हम स्टार्ट करेंगे वैसोप्रेसर्स। तो दिस इज फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हमने देख लिया कि स्किन कैसा है, वार्म है या नहीं, कैपिलरी रीफिल 5 सेकंड से ज्यादा है या कम है, पल्स कितना है, 100 से ज्यादा तो नहीं है, ब्लड प्रेशर कितना है, 90 सिस्टोलिक से नीचे तो नहीं है। 2 वाइट बोर कैन्युला हमने तुरंत लगा दिया, पल्स ऑक्सीमीटर से हमने SpO2 देख लिया और फ्लूइड चैलेंज दे दिया 10 to 20 ml per kg विद इन फर्स्ट आवर एंड क्रिस्टलॉइड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलॉइड। अब हम लोग सर्कुलेशन में एक और चीज करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लेफ्ट यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनूवर है प्रेग्नेंट वुमेन के रिससिटेशन में, स्पेशली दोज हु आर मोर देन 20 वीक्स प्रेग्नेंट। अगर उसका स्पंडल हाइट 20 वीक्स से ज्यादा है तो ऑर्टोकावल कंप्रेशन, अगर उसको सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को रखा जाए तो ऑर्टोकावल कंप्रेशन की वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है एंड कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से शॉक को एक्सजरेट करता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट यूट्रस को पहले 2 हैंड्स से लिफ्ट द यूट्रस एंड उसको डिस्प्लेस कर देते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, पुटिंग डबल। और ये एक तो ये काम कर सकते हैं, दूसरा डबल पिलो उसके राइट हिप के नीचे लगा देते हैं जिससे कि पेशेंट थोड़ी टिल्ट हो जाए। इसको भी हम लोग अच्छा, इसके बाद है डिसेबिलिटी, डी फॉर डिसेबिलिटी ऑफ CNS, यानी कि पेशेंट कोमा में है तो इसको असेसमेंट कैसे करते हैं, को इसमें इसके लिए ग्लासगो कोमा स्कोर देखते हैं। ग्लासगो कोमा स्कोर की भी वीडियो के थ्रू हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कैसे देखते हैं। इसमें 3 चीजें हम लोग देखते हैं, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स। तो आई ओपनिंग में 4 है, वर्बल में 5 है, मोटर में 6 पॉइंट्स है। इसके अनुसार हम लोग अकॉर्डिंगली स्कोर करते हैं। मिनिमम स्कोर 3 होता है, मैक्सिमम स्कोर 5 होता है, 15 होता है, 15। तो D is for disability of CNS, D is for dextrose and D is for drugs. Dextrose मतलब अगर हम तुरंत पेशेंट का ब्लड शुगर चेक करते हैं, ब्लड शुगर अगर 10% कम है तो 10% डेक्सट्रोज हम लोग तुरंत उसको इन्फ्यूज करते हैं। अगर और ड्रग्स पेशेंट ने कोई ऐसी ड्रग तो नहीं ली है जिसकी वजह से ABCDE उसके ये वाइटल पैरामीटर्स जो हैं वो डिरेंज हो सकते हैं। E is exposure. Exposure means examination. Exposure for what? To examine the patient completely. हम क्या क्या देखते हैं कि उसको, जैसे ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट है तो उसमें हम लोग देखते हैं डिलीवर्ड है, जस्ट डिलीवर, पोस्टमार्टम पेशेंट है तो उसमें पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंडेड तो नहीं है, सॉफ्ट है, फंडल हाइट क्या है एंड यूट्रस की टोन क्या है, एटोनिसिटी तो नहीं है उसमें। देन हम लोग उसके लोकल एग्जामिनेशन करते हैं, फैट्स देखते हैं कि उसकी ब्लीडिंग कितनी है, क्लोथ्स आर सोक्ड विद ब्लड और नॉट, तो ब्लीडिंग असेस करते हैं कितना ब्लड लॉस उसको हुआ है। इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ लेग्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कोई एविडेंस है या नहीं, ये सब चीजें असेस करते हैं हम लोग बाय एक्सपोजिंग द पेशेंट ओवरऑल। और कोई इन्फेक्शन का फोकस तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है कहीं पूरी बॉडी में, कहीं कोई ट्रॉमा तो नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट असेसमेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में FGHIJ ये भी आता है, जो कि पोलीज, F फॉर पोलीज एंड फीवर।
यानी कि हम लोग तुरंत पेशेंट को कैथेटराइज करते हैं एंड यूरिन आउटपुट देख लेते हैं, कितना यूरिन आया, किस कलर का आया। फीवर, पेशेंट का टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर इज अनदर वाइटल जो हमें बताता है कि सेप्सिस है नहीं है, हाइपोथर्मिया है पेशेंट को। जी, गैस्ट्रिक ट्यूब, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं। हिस्ट्री, एच फॉर हिस्ट्री एंड हेड टू टो एग्जामिनेशन। अब अटेंडेंट से पेशेंट थोड़ी स्टेबलाइज हो गई इतना सब कुछ करने के बाद, तब हम पेशेंट के अटेंडेंट से प्रॉपर हिस्ट्री, डिटेल हिस्ट्री डिराइव करते हैं एंड पेशेंट की एग्जामिनेशन तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। इन्वेस्टिगेशंस, अभी बाय द टाइम इतना करने पर हो सकता है हमारे कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास अवेलेबल हो जाए जो हमको हेल्प करते हैं इन मैनेजमेंट। जे इज फॉर जजमेंट। इतना सारा असेसमेंट के बाद, साइमल्टेनियस रिससिटेशन के बाद, अब हमें कुछ ना कुछ जजमेंट मिल जाता है, कुछ ना कुछ हमें व्यू मिल जाता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ शॉक। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पेशेंट को फर्दर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। आफ्टर प्राइमरी असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, जजमेंट for definitive treatment and management. In this picture, this is showing how left uterine displacement is being done. Manual uterine displacement to relieve ortho-caval compression. And this slide is showing कि अगर acute hemorrhage है तो उसके 4 classes होते हैं, जिसमें कि hemorrhage का level, shock का level को सिग्निफाई करते हैं, डिनोट करते हैं। ब्लड लॉस अगर लेस देन 15% हुआ है टोटल बॉडी वो ब्लड वॉल्यूम का, तो मोर और लेस आप देख रहे हैं कि पैरामीटर्स नॉर्मल ही रहते हैं। पल्स थोड़ा टैकीकार्डिया हो जाएगा, बीपी विल रिमेन नॉर्मल, पल्स प्रेशर कम होगा, कैपिलरी रीफिल अभी नॉर्मल है, यानी पेरिफेरल परफ्यूजन टैकीकार्डिया से एंड थोड़ा स्लाइटली ब्लड प्रेशर से मेंटेन हो रहा है, रेस्पिरेशन रेट भी नॉर्मल है, यूरिन आउटपुट आल्सो नॉर्मल। पेशेंट थोड़ी एंशियस लग सकती है या नॉर्मल भी हो सकती है। अगर 15 to 30% ब्लड लॉस हो गया तो टैकीकार्डिया, इफ स्टिल बीपी इज नॉर्मल, कैपिलरी रिफिल एंड ऑल अदर पैरामीटर्स आर नॉर्मल, बट पेशेंट इज लिटिल एंशियस। उसके बाद 30 to 40% अगर ब्लड लॉस हुआ है तो टैकीकार्डिया मोर देन 120, बीपी विल स्टार्ट फॉलिंग। शुरू में क्या होता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है एंड थोड़ा कॉम्पेंसेटरी रिस्पॉन्स होता है जो कार्डियक आउटपुट मेंटेन रखता है, जिससे पेशेंट पर के इन पैरामीटर्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वंस 30% से ज्यादा ब्लड लॉस होने लगा तो वो एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है जब, तो सडन एक्यूट डिटेरियोरेशन इन द पेशेंट्स कंडीशन शुरू हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर विल फॉल एंड देन रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, रेस्पिरेटरी रेट, पेशेंट एयर हंगर शुरू हो गया क्योंकि उनका पेरिफेरी में पेरिफेरल टिश्यूज में परफ्यूजन कम होने लगा है, हिपोक्सिया होने लगा है, जिससे फाइन टिश्यू हाइपोक्सिया। टिश्यू हाइपोक्सिया होगा तो पेशेंट विल बिकम एंशियस, कंफ्यूज्ड, उसको अब ब्रेन को भी परफ्यूजन सही से नहीं हो रहा है, और मोर देन 40% ब्लड लॉस हो गया, तब तो पेशेंट को बिल्कुल कंफ्यूज, लेथार्जिक। एंड तो इसमें बेसिक बात ये है कि जब पेशेंट स्टार्टिंग शुरू के हाइपोक्सिया में है तो उसको कंफ्यूजन, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी रहती है, एंड वंस पेशेंट बिल्कुल मोर देन 40% ब्लड लॉस हो गया है तो पेशेंट विल बिकम मॉरिबंड, उसको जो है ब्रेन में परफ्यूजन इतना कम हो गया है कि वो अनरिस्पॉन्सिव, पेशेंट विल बिकम अनरिस्पॉन्सिव इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हाइपर एक्टिव। अब हम लोग देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक यानी सेप्टिक शॉक मेनली है, उसका मैनेजमेंट में हम लोग इनिशियल एग्रेसिव फ्लूइड मैनेजमेंट रिससिटेशन तो करते हैं, आईवी आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड से करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में फ्लूइड पे थोड़ी ज्यादा जरूरत, 30 ml per kg विद इन 3 hours और 10 ml per kg विद इन 1 hour। उसको हम लोग रिपीट करते हैं फ्लूइड चैलेंज को 2 बार। देन एडिशनल फ्लूइड, उसके आगे पेशेंट का असेस करते हैं कि उसका पल्स, बीपी, वाइटल पैरामीटर्स कितने रीगेन हुए, कितने इंप्रूव हुए, इसके बेसिस पे हम फर्दर मैनेजमेंट करेंगे, डिसाइड करेंगे इनपुट आउटपुट देखते हुए। एम्पिरिक एंटीबायोटिक थेरेपी विद इन 1 hour। सेप्टिक शॉक का उसकी एक खास बात है कि हमें एम्पिरिक एंटीबायोटिक थेरेपी 1 घंटे के अंदर इंस्टीट्यूट कर देना है, शुरू कर देना है। अगर हमने 1 घंटे से ज्यादा देर कर दिया तो इट इज कॉल्ड लेट, ये बहुत डिले का माना जाता है, पेशेंट की मॉर्बिडिटी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इस केस में, ऐसे केसेस में एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक थेरेपी जो हम लोग देते हैं इट शुड बी वाइड स्पेक्ट्रम, इसको ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, एनारोबिक सबको कवर करने का पूरा एक कॉन्स्टेलेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देते हैं। फॉर पेशेंट विद सेप्टिक शॉक रिक्वायरिंग वैसोप्रेसर, अब अगर सेप्टिक शॉक में है पेशेंट
तो वो सिर्फ फ्लूइड को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको आपको वैसोप्रेसर्स देने पड़ेंगे। वैसोप्रेसर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे देते हैं, ये भी बताएंगे टारगेट में। लेकिन वैसोप्रेसर्स देने के का गोल क्या होता है हमारा, कि उसका मीन आर्टेरियल प्रेशर कम से कम 65 मिलीमीटर मर्करी पहुंच जाए, क्योंकि ये देखा है कि मीन आर्टेरियल प्रेशर 65 मिलीमीटर मर्करी होने पर ही पेरिफेरल परफ्यूजन या टिश्यू परफ्यूजन एडिक्वेट हो सकता है, होता है। फर्स्ट चॉइस ऑफ वैसोप्रेसर इज नॉरएपिनेफ्रिन विद द एडिशन ऑफ वैसोप्रेसिन इफ रिफ्रैक्टरी। पहले हम वॉल्यूम रिप्लेसमेंट किए, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट को नहीं रेस्पॉन्ड किया, तो वी स्टार्ट वैसोप्रेसर्स। वैसोप्रेसर्स में सबसे पहला चॉइस है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन को भी नहीं रेस्पॉन्ड किया तो नेक्स्ट चॉइस इज वैसोप्रेसिन। उसके लिए एक और कुछ खास बात है कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक यानी कि सेप्टिक, न्यूरोजेनिक, एनाफाइलेक्टिक, जो ये सब जो इसके अंदर आते हैं, वो शॉक इज कॉज्ड बाय dilated peripheral vasculature as I told you earlier, leading to decreased systemic vascular resistance. Systemic vascular resistance ही कम हो गया, सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया टुवर्ड्स पेरिफेरी, और सेंटर में जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड जा ही नहीं रहा। तो वैसोप्रेसर्स क्या काम करते हैं, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, इसलिए सेप्टिक शॉक में वैसोप्रेसर्स का रोल है। Norepinephrine is recommended as initial vasopressor by surviving sepsis campaign. Obstetric septic shock के लिए surviving sepsis campaign has all the guidelines, जो कि अभी रिवाइज भी हैं 2018 में, एंड ये इस कैंपेन के जो गाइडलाइंस है वो फॉलो होते हैं, और ये रिकमेंड करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन एज द इनिशियल वैसोप्रेसर बिकॉज इट इज सेफ ऑल्सो, और इसका एक्शन ज्यादा अल्फा रिसेप्टर्स पे है जो ब्लड वेसल्स में होते हैं और कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। इसका ओके, इट इंक्रीजेस मीन आर्टेरियल प्रेशर, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड कार्डियक आउटपुट, ये सब बढ़ा देगा। ब्लड जो है वो पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड विल बी पुश टुवर्ड्स द हार्ट, तो हार्ट की तरफ जाएगा, उसका प्रीलोड बढ़ेगा, तो उसका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये वैसोप्रेशर का इस नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करता है, जो कि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में है, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। इसका बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हार्ट पे होता है उस पे कम एक्शन है, बीटा 2 जो वैसोडाइलेशन करता है उस पे और भी कम एक्शन है। तो बीटा 1 रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर हार्ट, ये हार्ट के लिए आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक दोनों की तरह काम करता है, यानी हार्ट का रेट एंड कंट्रैक्टिलिटी दोनों बढ़ाता है। लेकिन वन थिंग इज मस्ट बी टोल्ड हियर कि अगर वैसोप्रेसर नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है तो इसका रोल डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में ही है। अगर हम हेमोरेजिक शॉक में इसको दे दें तब क्या होगा, उल्टा इफेक्ट होगा। हेमोरेजिक शॉक में क्योंकि क्या हो रहा है, ब्लड तो पहले ही से लॉस हो गया है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, और बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि जो भी बचा खुचा ब्लड है अब उसको सबको हार्ट की पुश करें, so that हार्ट बढ़ाए। हार्ट पूरा बॉडी का मैकेनिज्म क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाने की तरफ हो रहा है, तो पहले से ही उसमें वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन है, अब हम उसको वैसोकंस्ट्रिक्टर और दे दें तो क्या होगा, एक्सैजरेटेड टिश्यू हाइपोक्सिया, और भी ज्यादा टिश्यू हाइपोक्सिया हम लोग करा देंगे। इसलिए हेमोरेजिक शॉक में वी शुड नॉट टेक वैसोप्रेसर्स स्पेसिफिक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम वैसोप्रेसिन दे सकते हैं, अगर नॉरएपिनेफ्रिन काम नहीं किया तो वैसोप्रेसिन देंगे। वैसोप्रेसिन क्या करता है, V1 एंड V2 रिसेप्टर पे काम करता है। V1 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराता है, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है, एंड V2 रिसेप्टर जो है वो एंटी डायरेटिक का काम करता है, यानी कि फ्लूइड कंजर्व करता है। तो ये नेक्स्ट लेवल में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ये ब्लड प्रेशर एंड सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस दोनों को बढ़ाकर। फिर अनदर थिंग वी कैन डू इज डोपामिन, फिर डोब्यूटामिन, ऐसे हम लोग दे सकते हैं सिक्वेंशियली। डोपामिन कैसे देते हैं, डोपामिन का जो रिस्पांस होता है वो डोज डिपेंडेंट होता है। अगर हम इसको लो डोज में देते हैं, दैट इज 5 to 15 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में देते हैं, तो इसका किडनी पे इफेक्ट है, ये रीनल वैस्कुलेचर को डायलेट करता है, इसलिए इंक्रीज फ्लो, हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट सबको बढ़ाता है। हाई डोज में अगर देते हैं, दैट इज मोर देन 15 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, तो ये मेनली पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है। Dobutamine mainly acts on beta 1 and beta 2 receptors, more on beta 1 receptor. तो beta 1 receptor पर काम करेगा तो वो हार्ट रेट, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा।
तो ये इंपॉर्टेंट क्रक्स ये है कि administer antibiotic in septic shock within 1 hour. Vasopressors are not preferred agent for hemorrhagic shock, and because it can worsen tissue perfusion. तो एंटीबायोटिक्स में इसमें हम लोग बेसिकली हाईलाइट करेंगे कि एंटीबायोटिक्स में सेप्टिक शॉक में क्या देंगे। एक तो पेनिसिलिन जी 2 मिलियन यूनिट्स और एम्पिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप एंटीबायोटिक इसलिए दे रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव को कवर करने के लिए। एंड देन जेंटामाइसिन विल टेक केयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। एंड देन मेट्रोनिडाजोल जो कि एनारोब्स को कवर करेगा। तो ये तीनों मिला के एक स्पेक्ट्रम देंगे हमें मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस को काउंटर करने के लिए। देन अगर हेमोरेजिक शॉक है तो उसमें हम लोग जो काम करते हैं, जो पीपीएच की वजह से अगर ऑब्स्टेटिक शॉक है तो उसके लिए तो एक सेशन में आपने सब कुछ पढ़ा होगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे उसको हम लोग टैकल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो ऑक्सीबाइट मोटा मोटी यहाँ पे ऑक्सीटोसिक टिट्राइन मसाज, बायमैनुअल कंप्रेशन, ऑर्टिक कंप्रेशन जो इनिशियली किया जा सकता है बिफोर लैंडिंग ऑन टू सर्जरी और सर्जरी फॉर स्पेसिफिक कॉज। फिर हम लोग अब पेशेंट का इनिशियल रिससिटेशन के बाद ये सब अभी असेस करते हैं कि उसको कोई टेयर है तो हम उसको तुरंत रिपेयर करें और बाकी कंडीशंस को असेस करें, लाइक सर्वाइकल टेयर है, वेजाइनल टेयर है, रप्चर्ड एक्टोपिक है या रप्चर्ड यूट्रस है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, रिटेन प्लासिका, व्हाट इज द स्पेसिफिक कॉज ऑफ शॉक। बाय द टाइम वी हैव असेस्ड A B C D E F वी हैव कम टू J में क्या हो गया कि हमने हमारा जजमेंट हो गया कि हम व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ शॉक। तो और कोगुलेशन प्रोफाइल जब हमने इन्वेस्टिगेशन भेजा तो हमारे पास आ ही गया। उसमें हम लोग कोगुलेशन में पीटी एपीटीडी प्लेटलेट देते हैं, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले हम लोग इसको जान सकते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम से। इसके लिए क्या करते हैं, 2 ml ब्लड प्लेन ग्लास ट्यूब में ले लिया, और स्ट्रेट इन क्लोज टेस्ट फेलियर टू फॉर्म क्लॉट आफ्टर 7 मिनट्स और अ सॉफ्ट क्लॉट व्हिच ब्रेक्स डाउन सजेस्ट कोगुलोपैथी। अगर 7 मिनट में नहीं फॉर्म किया इसका मतलब कोगुलोपैथी सजेस्ट करता है, हो सकता है। तो हम लोगों को एफएफटी अरेंज करने के लिए भेज देना चाहिए। तो बार बार हमें शॉक में पेशेंट को रीअसेस करना है। जो ABCDE है, ये स्टेप्स जो हैं वो बार बार करने हैं किसी भी शॉक के पेशेंट में। इनिशियल असेसमेंट या प्राइमरी असेसमेंट, देन अगेन सेकेंडरी असेसमेंट, जब तक कि हम पेशेंट को अपने रिक्वायर्ड साथ साथ में रिससिटेटिव मेजर्स भी करते जा रहे हैं, और अगर डेफिनेटिव पता चल गया तो उसका भी ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं, जब तक कि हम पेशेंट को शॉक से ओवरकम नहीं कर लेते। रीअसेस रिस्पॉन्स विद इन 30 मिनट्स टू डिटरमिन इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट कैसे पता चलेगा? पल्स रेट विल रिवर्ट टू लेस देन 90, बीपी बढ़ जाएगा मोर देन सिस्टोलिक मोर देन 100, इंप्रूव मेंटल स्टेटस, पेशेंट जो है अलर्ट होने लगेगी, एंड यूरिन आउटपुट इंक्रीज होने लगेगा, दैट इज मोर देन 30 ml per hour. If improving, adjust IV infusion at the rate of 1 liter in 6 hours. अब हम इसका फ्लूइड मेंटेनेंस इनपुट आउटपुट के बेसिस पे करेंगे, ऑन एन एवरेज 1 liter in 6 hours के हिसाब से हम इसको चलाएंगे। कंटिन्यू मैनेजमेंट ऑफ फॉर कॉज ऑफ शॉक, इफ नॉट इम्प्रूविंग और स्टेबलाइजिंग, further management required, so refer to higher center. ये एक this slide is showing the different doses of different vasopressors and inotropes. इसमें नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो जैसा कि बताया रिसेप्टर एक्टिविटी इसकी अल्फा पे ज्यादा है, क्योंकि अल्फा इज ऑन पेरिफेरल वैस्कुलेचर, तो पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है। बीटा 1 यानी कि जो हार्ट पे है उस पे इसका एक्शन कम है, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड रेट को कम बढ़ाता है। बढ़ाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो ऐसा एजेंट हम लोग को नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग नॉरएपिनेफ्रिन को चूज करते हैं। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। इसकी डोज है 0.05 to 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। इसका एडवर्स इफेक्ट ये हो सकता है किसी किसी केस में। देन एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, ये इसका ज्यादा है, per minute. Dosing, as I have said, low dose and high dose, जो दो तरीके से काम कर सकता है। लो डोज में इसका एक्शन ऑन इंक्रीजिंग रीनल फ्यूजन है, इसलिए इसको रीनल प्रोटेक्टिव डोज भी कहते हैं। एंड दिस डोज इज 5 to 10 or 5 to 15 माइक्रोग्राम पर मिनट। एंड इसका जो पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्टर का गोल है वो है 10 to 20 माइक्रोग्राम पर मिनट। Epinephrine, then vasopressin का 0.04 यूनिट्स पर मिनट।
एंड डोब्यूटामीन मेनली कार्डियोसेलेक्टिव, ये बीटा पर ही एक्ट करता है, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्टर पे काम नहीं करता है, इसको पेरिफेरल वेसल्स पे, ये हार्ट पे काम करता है मेनली। एंड इसके 5 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इज द डोज। डोपामीन 1 vial 5 ml की आती है which contains 200 milligram, तो 2 vial in 500 ml at 60 micro drops per minute अगर हम देंगे तो हम इस डोज को अचीव करेंगे। एंड देन नॉरएड्रेनालिन का इसी तरह से 1 vial is of 2 ml which contains 4 milligram of noradrenaline, to get 2 vials in 500 ml, 500 ml में क्रिस्टलाइड में डाल के इसके 16 drops per minute पे रन करेंगे, the required dosing range of 0.5 to 1 microgram per kg per minute.